ओमकारम थ्राइस। ओम ओम ओम। सही रहा। लास्ट टाइम मैंने आपको जो प्रोजेक्ट दिया था काफी बच्चों ने जमा कर दिया, और मैंने ये बोला था कि आप ईमेल पे करेंगे तो ज्यादा बेस्ट है, और अगर व्हाट्सएप पे डालते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे ढूंढने में फिर बाद में दिक्कत आती है। अगर नाम लिख के डालेंगे फाइल का नेम तो और भी अच्छा रहेगा, इसलिए कोशिश कर रहे हैं फाइल नेम डालें। कुछ बच्चे कंप्यूटर से ही फोटो खींच के डाल लेंगे, सब नहीं चलेगा। आपको कॉपी पे करना था, कंप्यूटर पे नहीं करना था। ये मैंने बोला भी था कि प्रैक्टिकल जो है आपको हाथ से करना है, पीडीएफ भी हाथ से ही बनानी है, फिर उसका पीडीएफ बनाना है जो आपको प्रोजेक्ट दिया था। तो ऐसे तो कंप्यूटर से हम ही निकाल लें, क्या करेंगे तुमको बता के? उसमें आपकी लर्निंग क्या रहेगी? कुछ नहीं रहेगी। समझ में आ रहा है? लर्निंग नहीं होगी उसमें, लर्निंग आउटकम कुछ नहीं आएगा अगर आप कॉपी पेस्ट करके देंगे मुझे तो। इसलिए बेस्ट है आप हाथ से ही करें। और सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हमारी आवाज? यस सर। एक मिनट। अब कुछ बड़ी? यस सर। ओके। तो सर यस सर मैथमेटिशियंस वाला भी कॉपी पे करना है क्या? नहीं, वो तो हमने बोला था कि वो तो आप उसको टाइप करके बनाए, है ना? लेकिन उसमें भी बच्चे कट यस पेस्ट सर। कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं है कट पेस्ट करना। तो उसमें कुछ आप नया जोड़ सके, अपना अपनी ओन लैंग्वेज दिखे को ज्यादा अच्छा, आप आइडिया वहां से ले सकते हैं। लेकिन कट पेस्ट न करके अपने ओन आइडिया, अपने ओन दिमाग लगा के लिखना है उनके, उसको भी जो प्रोफाइल का उनका। ऐसा कट पेस्ट से कोई सेंस नहीं है। ऐसी चीज में लिखो तो मैं कल आपसे बायबा में पूछूंगा, आप बता ही ना पाए उसमें से एक भी चीज। ध्यान रखना, इसी से आपका बायबा होगा, इसलिए आप वही लिखें जो आप बता सकते हो, समझ पाते हो। तो पिछले टर्न पर हम आपका सीक्वेंस एंड सीरीज चल रहा था, कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है सीक्वेंस एंड सीरीज में? एनी डाउट? इफ नो डाउट then type nd, no doubt, so that we can proceed further. Okay, most of the children have completed the chapter. Very good. चलो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगला वाला चैप्टर आपका स्ट्रेट लाइन। तो मैं अपने मोबाइल को कनेक्ट कर लेता हूँ।
ब्लैक बोर्ड इज विजिबल टू एवरीवन? माइक खोल के बता सकते हो, दिखाई दे रहा है ब्लैक बोर्ड सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. टुडे वी शैल स्टार्ट। Yes, sir. ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन को मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप अपना कैमरा भी खोल लें, तो मैं आई टू आई कांटेक्ट करके आपसे कुछ समझा सकूं, बता सकूं। ऐसे ब्लाइंड नहीं लगना चाहिए कि मैं यहाँ पर आई एम सिटिंग इन द रूम ऑफ 4 वॉल्स that is teaching to the computer screen, because this chapter is entirely new for you, but it is not totally new. Remember, you have already studied certain things in class 10, but many more new things you could come to know in this chapter. So I said to open the camera, everybody, सभी लोग ओपन कर ले। एक ही कैमरा दिख रहा है मुझे समृद्ध जी का। So we shall begin this chapter. Or before we begin, let me tell you कि क्लास 10th में आपने जो पढ़ा था, एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पढ़ा था कि नहीं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है कि नहीं, या नहीं पढ़ के आए हो बताओ? Yes, sir. यस सर, वेरी गुड। Yes, sir. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने क्या पढ़ा था? इस पूरे चैप्टर में जो हमने सीखा था वो क्या सीखा था, ये आपको पता होना चाहिए। और अब हम जो है इस चैप्टर में क्या सीखने जाएंगे, ऐसा क्या नया है जो हम यहाँ सीखेंगे, ऐसा क्या था जो हमने पहले सीख लिया था जो इससे रिलेटेड है? कोई बता सकता है आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या सीखा था? लर्निंग आउटकम क्या था उसका? एक पॉइंट, केवल एक पॉइंट, एनी वन पॉइंट ऑफ व्यू, एनी वन। आई विल नॉट ऑन हियर। सर यस सर, जैसे अगर हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं ना, तो हम उन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल सकते थे ओके। सर, फॉर्मूला के हेल्प से। फॉर्मूला सीखा था, यही बोल रहे हो ना? यस सर। ओके, वेरी नाइस। इसके अलावा किसी और ने कुछ सीखा हो, याद हो? सर सेक्शन फॉर्मूला। वेरी गुड, सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बताओगे जरा? क्या याद है कुछ? नहीं होगा तो फिर अभी हम बताएंगे लास्ट में। लेकिन अगर किसी को याद हो सेक्शन फॉर्मूला, कोई और भी बताना चाहे, या जिसने ये टर्म बोला है वो बताना चाहे, व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला, क्या मतलब है इसका, क्या पता चलता है हमें इससे? देखो, मैथमेटिक्स में आप जितने क्यों, क्या, वाई, व्हाट क्वेश्चन मार्क लगाओगे ना, उतना ज्यादा आपके दिमाग में जाएगा, जितने ज्यादा क्वेश्चन मार्क पुट अप करोगे। और अगर ऐसे ही इनएक्टिवली बैठे रहोगे तो कुछ नहीं जाएगा। इसलिए आप ये जोर लगाएं अपने दिमाग में, क्यों, क्या, मैंने इस सेक्शन फॉर्मूला किसके लिए था, इससे क्या निकलता था, इससे हमें क्या मिला सीखने को, है ना? तो ये अपने आप क्वेश्चन क्रिएट करिए आप माइंड में। अगर आपको किसी को नहीं आएगा, देन आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू, लेकिन आप लोग खुद याद करके बोलोगे तो इट विल लॉन्ग लास्ट इन योर मेमोरी डेफिनेटली। So anyone of you, if you know anything about the section formula, he or she can open the mic and explain it right now. It is not one-way traffic that I am teaching here and you are listening inactively. It is a two-way process. So each one of you has to participate in this learning process. Any one of you know anything? सर वो कोऑर्डिनेट्स देता था पॉइंट के जो डिवाइड करता था लाइन, कोऑर्डिनेट एक पॉइंट के जो किसी भी लाइन को किसी भी रेशियो में डिवाइड करता था। कुछ सही बता रहे हो, और किसी को याद है कुछ? चलो यस, सर, बोलो। सर जैसे अगर एक लाइन के 2 पॉइंट्स दिए हैं और एक पॉइंट है उस लाइन पे जो उसको पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो सर उन पॉइंट्स को और उन रेशियोज को यूज करके हम उस जो पॉइंट बीच में है उस लाइन के, उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते थे। यानी कि तुम देखो कुछ ऐसे बोल रहे हो जो मैं लिख रहा हूँ। यस सर। सॉरी, ये एम। यस सर। तो हम आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते थे, और आर पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आते थे वो कैसे आते थे? देखो, आर का एक्स कोऑर्डिनेट आएगा m x2
प्लस एन एक्स वन, क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखना, और नीचे दोनों का टोटल, किसका टोटल Yes, उसका sir. टोटल आ जाता है। जैसे ये मान लो m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट है x1 y1 और ये है x2 y2, m x2 और n x1 आ जाएगा। ऐसे ही इसका y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, m y2 Sir, my2 plus n y1 जिसमें upon m plus n. पहली बार सुना है वो भी लिखना चले इसको। अच्छा, ये किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करता है तो उसके कोऑर्डिनेट निकाल देता है। अच्छा, मान लो कि ये जो r पॉइंट है वो इसका मिड पॉइंट है, तब क्या हो जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा अगर मिड पॉइंट होगा तो? Sir, 1:1 हो जाएगा। Yes, if R is midpoint, R तो तुम्हें पूरा रिकॉल करा दूंगा मैं, midpoint तो R के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x प्लस y अपॉन टू, सॉरी x1 प्लस y1 अपॉन टू, नहीं x1 प्लस x2, एक मिनट ये आ जाएगा x1, इसका जो x कोऑर्डिनेट आएगा x1 प्लस x2 अपॉन टू, y1 प्लस y2 अपॉन टू। क्यों हो गया 2? क्योंकि m और n की जगह हो गया 1 1। जब कोई भी लाइन, तो कोई पॉइंट किसी लाइन को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, या वो पॉइंट उसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब हो गया इक्वल रेशियो, हाफ हाफ, आधा आधा हो गया, तो जो रेशियो होगा वो 1 1 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा तो m और n की वैल्यू 1 1 होने से नीचे आ जाएगा 2 और ऊपर रह जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन टू, y1 प्लस y2 अपॉन टू। यानी कि दोनों कोऑर्डिनेट को निकाल के आधा कर देना है आपको, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट को जोड़ के आधा कर देना है। इट इज वेरी सिंपल। तो सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से बेसिकली हम ये पता लगाते हैं कि कोई लाइन है वो कोई दो पॉइंट या एक तीसरा पॉइंट उन दोनों पॉइंट्स को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। और इससे पहले जो किसी ने बताया था कि हमने क्या सीखा था, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला का सबको पता होगा कि मान लो ये पॉइंट है P और इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, इसके बीच की हमको डिस्टेंस निकालनी है। ये जरूरी नहीं कि पॉइंट P और Q पहले कोऑर्डिनेट में है, कहीं भी हो सकता है, Q इधर हो सकता है, तो हम ऐसे निकाल देंगे, Q यहाँ होता तो हम ऐसे निकाल देंगे, Q यहाँ होता तो ऐसे निकाल देंगे। दोनों पॉइंट्स कहीं पर भी किसी भी कोऑर्डिनेट में हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग उसके कोऑर्डिनेट होंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला से हमको ये पता लग जाता है कि उन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, और इसको निकालने का सिंपल फार्मूला है, ये बेसिक फार्मूला है, फंडामेंटल फार्मूला है ये। इससे हम सारे निकाल सकते हैं चीज़ों को, यानी किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? इज इट लाउड एंड क्लियर? अच्छा, कोई बता सकता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने से हमने क्या सीखते हैं, हमको फायदा क्या हो रहा है? एनी वन ऑफ यू, एनी लॉजिक जो तुमको लगता हो यस सही है, ये लॉजिक कि इसको पढ़ने से हम ये सीख गए, हमको ये फायदा होगा, हम ये निकाल सकते हैं या आगे निकाल पाएंगे हम ऐसा? यस सर, डिस्टेंसेस निकाल सकते हैं किस चीज की? सर, किसी भी चीज का हम बड़े बड़े डिस्टेंसेस भी निकाल सकते हैं, अगर हमें लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड पता हो तो। आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे ज्यादा यूज आर्मी के अंदर होता है। कैसे होता है मैं बताता हूँ। जैसे रडार पे कोई चीज दिखाई दी हमें और फिर थोड़ी देर बाद मान लो वो आगे बढ़ रही है, कोई प्लेन अगर हमारे अंदर अप्रोच कर गया ऑर्बिट के अंदर और वो बढ़ता चला जा रहा, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसके कोऑर्डिनेट क्या है, फिर दूसरे किसी पॉइंट पर उसके कोऑर्डिनेट क्या है, तो हम उनके बीच की डिस्टेंस पता कर सकते हैं। हम ये भी पता कर सकते हैं कि वो जो चीज आ रही है, वो जो ऑब्जेक्ट आ रहा है हमारी तरफ, वो कितनी स्पीड से आ रहा है। रडार इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करके बताता है, क्योंकि वो स्पेस के अंदर उसकी पोजीशन को फिक्स कर देता है, बता देता है। स्पेस में हर पॉइंट की एक पोजीशन है, आपको मालूम है। पूरी उन्होंने अर्थ को लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में डिवाइड कर रखा है। उसके डिवाइड करने से क्या होती है, दोनों लाइनें जहाँ काटती है वहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट निकल जाता है, ठीक है ना। और उस पॉइंट के निकलने से वो जो पॉइंट की पोजीशन है वो यूनिक हो जाती है, फिक्स हो जाती है। और यूनिक होने से, फिक्स होने से क्या फायदा है कि वैसा कुछ और नहीं हो सकता, तो उसकी पोजीशन हमको पता लग जाती है कि एग्जैक्टली वो कहाँ पर है। इज इट क्लियर?
अच्छा, इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ और याद हो, किसी को याद गया हो, थोड़ा सा पुरानी यादें खुल गई होंगी अब तो और कुछ पढ़ा हो वो याद आ गया हो, जल्दी जल्दी बताओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल, वेरी गुड। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था एरिया ऑफ भाई? ट्रायंगल। मान लो 3 पॉइंट हैं और इनके कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2 x3 y2, तो हम इस ट्रायंगल के एरिया निकाल सकते थे। कौन सा फॉर्मूला था, ध्यान है? y1 सॉरी x1, फॉर्मूला याद है किसी को? y2 माइनस y1, यही था क्या, देखना। नो सर। तो सर y3। सर y2 माइनस y3 था। हाँ, सर y2 माइनस y3 था। सर सर x1 x1 y2 माइनस y3, फिर x2 y3 माइनस x1 और फिर x3 y1 माइनस y2। इसीलिए मैंने डांट के गलत लिखा था। कितने बच्चे आप खोली देखते हैं, पता लग गया, वेरी गुड। ये फॉर्मूला यानी कि सबको पता है, वेरी नाइस। एनी अदर थिंग, एनी अदर जो इसमें पढ़ा हो, याद आ जाओ। सर हाँ, सर अगर ट्रायंगल का एरिया 0 आया तो फिर सर वो कोलिनियर पॉइंट्स है, मतलब एक लाइन में है तीनों के तीनों पॉइंट्स। इसके मतलब हम कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी का मतलब अगर हमको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, तो हम पता कर सकते हैं कि वो पॉइंट कोलिनियर होंगे कि नहीं। कैसे पता कर लेंगे? अगर मान लो तीनों पॉइंट ए बी सी एक ही इस पर है, लाइन पर है, तो इनसे बनने वाला ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। तो पहला तरीका तो मैं ये है कि मैं उसका एरिया निकाल के 0 से ऊपर दूं तो पता लग जाएगा वो कोलिनियर है। अच्छा, एक और कोई तरीका भी है क्या? और किसी को दूसरा तरीका याद आ रहा है क्या, मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले? नहीं, अरे डिस्टेंस कम अगर टोटल सम इक्वल आ जाए AC के तो भी हो जाएगा। क्या चीज? सर A हाँ प्लस बोलिए। BC इज इक्वल टू AC आ जाए तो भी आ जाएगा। AC इज इक्वल टू, वेरी गुड, AB प्लस BC हो जाता है, तब भी हम कह देते हैं कि ABC कोलिनियर है, क्योंकि इसमें B पॉइंट कॉमन है, और B पॉइंट कॉमन है तो फिर ABC कोलिनियर ही होंगे। ये दो कंडीशन से हम चेक कर लेते थे कि तीन पॉइंट्स हमको कोलिनियर दे रखे हैं कि नहीं दे रखे हैं। इसके अलावा कुछ और चीज याद आ रही है किसी को? एनी अदर थिंग? सर वो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है तो पॉइंट्स ABC जो होते हैं सर ट्रायंगल के, वो कोलिनियर। क्या चीज कहेंगे? सर अगर जैसे कोई एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमने सर वो फॉर्मूला पढ़ा था 10th में, तो अगर सर कोई हमें पॉइंट 3 दिए है ABC, और सर अगर हम उसका एरिया निकाले ट्रायंगल का तो वो अगर 0 आता है तो उन पॉइंट्स कोलिनियर कह सकते हैं। हाँ, यही बेटा मैंने पहला पॉइंट यही लिखा है, देखो स्क्रीन पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, कहीं तुम बोल रहे हो एरिया इज इक्वल टू 0। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या होगी कि ट्रायंगल का एरिया 0 आएगा, ये पहली कंडीशन है। यस दूसरा सर। आप ये निकाल सकते हैं AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। मुझे लगता है इससे ज्यादा चीजें पढ़ी नहीं होंगी तुमने। अच्छा, इसके अलावा हमने एक चीज और तुमने पढ़ी थी वहां पर कि इस तरह की इक्वेशन आपको दे रखी होती थी, ए 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। ऐसी इक्वेशन देखी थी तुमने? ऐसी इक्वेशन मिली होगी ना आपको, आपने ग्राफ प्लॉट किया होगा। यस सर, यस सर। यस सर। करते थे हम, ऐसे करके आती थी, मान लो लाइन ऐसे प्लॉट करते थे कि नहीं, एक टेबल बनाते थे, इसमें एक्स वाई की हमने वैल्यू ले ली, कोई 0 ले लिया, ये 3 आ गया, ये 0 ले लिया तो ये 2 आ गया, ऐसे करके बनाते थे पॉइंट्स लेके, ठीक है ना। तो आ गया 0 3 0 2 2 0।
तो भाई इस तरह की लाइन हमने प्लॉट करना सीखा था। हमको एक इक्वेशन दे रखी होती थी ऐसे, और उसको हम प्लॉट करके आते थे, और उसको खूब 4-4 5-5 नंबर तुम लोगों ने लिए हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या करेंगे, हमारा चैप्टर चल रहा है स्ट्रेट लाइन। ये आपने सीखा है 10th तक, अब आगे काम स्टार्ट होगा। यहाँ पे जो नाम लिखा है स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब अब हम लाइन की इक्वेशन फॉर्म करना सीखेंगे। अभी तक तो आपको इस तरह की इक्वेशन लिखी हुई मिल रही थी, लेकिन अब ये लिखी हुई तो है, लेकिन अब आप ये खुद बनाएंगे, कैसे बनती है। किसी को आइडिया है कि ये बनती कैसे है? 3 2 कहाँ से आ गया, 6 कहाँ से आ गया, एक्स वाई कहाँ से आ गया? जब मैं पूछूं इसमें एक्स वाई क्या है तो बता सकता है कोई? कोई तुम्हें से बता सकता है एक्स और वाई क्या है? अच्छा 3 2 कहाँ से आ रहे हैं ये? एनी आइडिया? नो? चलो कोई बात नहीं, अभी हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें पहले क्या सीखेंगे ये समझ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन चैप्टर में हम जो सीखने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे टू फॉर्म द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। बस एक ही चीज सीखेंगे इसमें। इस पूरे चैप्टर का जो पर्पस है, वो पर्पस क्या है कि आपको ये सिखाना है कि इक्वेशन बनती कैसे है। तो आपको जो इसका पर्पस है वो क्लियर हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। तो स्ट्रेट लाइन में क्या सीखेंगे हम? टू फॉर्म द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इक्वेशन ऑफ ए लाइन कैसे बनती है, उसको कैसे फॉर्म करना है। तो अब इसकी जो फॉर्मेशन है, ये कहने को तो एक ही चीज हमको पढ़नी है, क्या पढ़नी है? इसकी फॉर्मेशन लाइन की। लेकिन इसमें बहुत सारे टर्म इन्वॉल्व है। पहला टर्म क्या इन्वॉल्व है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्लोप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको ये पता होना चाहिए कि स्लोप क्या चीज है और ये कैसे निकाला जाता है, इसकी अलग अलग कंडीशन क्या है, ठीक है ना। जब हम स्लोप निकालना सीख जाएंगे तो फिर हम 2-3 कंडीशन भी निकालेंगे अलग। और पहले हम सीखेंगे, आज की डेट में केवल स्लोप निकालने सीखेंगे कि स्लोप का मतलब क्या है और स्लोप निकालते कैसे है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइन के निकालने में। लाइन की इक्वेशन निकालने में कुछ नहीं है, केवल हमको 2 चीजें पता होना चाहिए, स्लोप चाहिए और एक चाहिए हमको पॉइंट, और हम लाइन की इक्वेशन बना देंगे। लेकिन स्लोप कैसे पता लगेगा? पॉइंट तो मालूम हो उसका दे रखा हो आपको, या आप निकाल लें किसी भी कंडीशन से। लेकिन अगर हमारे पास स्लोप है तभी निकाल पाएंगे, नहीं हुआ तो नहीं निकाल सकते हम लाइन की इक्वेशन, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कि स्लोप कैसे, स्लोप का मतलब क्या है। देखो बहुत लिटरल टर्म पे अगर जाए तो आपने अपने घर के बाहर देखा हो ऐसा स्लोप बना रहता है कि नहीं, जिसमें से मोटरसाइकिल उतार लेते हैं बगल वाले अंकल जी, देखा है किसी ने? कहीं रावण में इधर तो खूब बने हुए इस तरह के, घर के आगे बना लेते हैं ना स्लोप। कैमरा खोलो जरा, ओपन दी कैमरा। निशान, खुशी, भौमिक, कैमरा खोलो। ऐसे स्लोप देखे सबने के नहीं? अमन? यस सर। तो बस ये ध्यान रख लो, यही स्लोप है, यही अपने काम की चीज है जो आपके अपने घर के बाहर ही मिल गई है। इसको अगर ध्यान कर लिया तो आपने ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया, इसमें स्लोप के अलावा कुछ नहीं है। अगर आप स्लोप निकालना सीख गए, आपने सब कुछ सीख डाला। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? स्लोप। ये वही स्लोप है जिस पर से ध्यान रखना बगल वाले अंकल जी मोटरसाइकिल उतारते हैं रोज घर के अंदर से। तो अब इस स्लोप में आप ध्यान से देखोगे तो इस स्लोप का एक डायरेक्शन होता है, मतलब जमीन से कुछ तो जो इसकी हाइट है, यानी ये जो जमीन से कितनी ऊंचाई तक जाएगा, ये इस एंगल पे डिपेंड करेगा। ये सुनो, यहाँ का जो एंगल है ये बताएगा कि वो स्लोप कितना ऊंचा होगा या कितना लंबा होगा। अगर हम एंगल छोटा कर देंगे तो हमको थोड़ा सा आगे तक बढ़ाना पड़ता है, और एंगल कम रखेंगे तो बहुत खड़ा भी हो जाता है, तो वो रिस्की भी होता है, तो पैर भी स्लिप हो जाता है लोगों का, टांग भी टूट जाती है। तो
ये जो एंगल है ये वही एंगल है जो हमारे काम की चीजें, यानी इसी को हम स्लोप बोलेंगे। तो स्लोप की जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है वो है, स्लोप का मतलब हो गया ओरिएंटेशन ऑफ ए लाइन, ओरिएंटेशन ऑफ ए लाइन with x axis in positive direction। अब देखना है पॉजिटिव डायरेक्शन क्या है और एक्स एक्सिस क्या है, इसको मैथमेटिकल टर्म में समझेंगे। अभी ये घर वाला टर्म छोड़ दिया तो हमको समझना तो वहीं पड़ेगा। अब देखो मैथमेटिकल टर्म में समझे हम, तो मान लो ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये एक लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है, ठीक है ना, मान लो ये एंगल है इसका थीटा। तो और पॉजिटिव कैसे, जब हम इस थीटा को इस डायरेक्शन में नापते हैं एंटी क्लॉकवाइज, जब हम एंटी क्लॉकवाइज इसको मेजर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज जब हम किसी एंगल को मेजर करते हैं तो इट इज कंसीडर्ड पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज कंसीडर करते हैं तो नेगेटिव माना जाता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से क्या है, slope is the inclination of a line with x-axis in positive direction। x-axis से ये हमारा axis of x है, x-axis से कोई लाइन कितने डिग्री का एंगल बना रही है, इसका अगर मैं tan निकाल दूं, मान लो ये थीटा है और थीटा सपोज यहाँ पर है 30 डिग्री, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, m से रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप को, m इक्वल्स टू tan 30, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। इज दैट क्लियर? तो इस लाइन का स्लोप कितना हो गया, 1/√3 इसका स्लोप हो गया। इज दैट क्लियर? ये लाइन जरूरी नहीं कि पहले एक्सिस में हो, ये कहीं पर भी हो सकती है, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकती है। अब मान लो दूसरे क्वाड्रेंट में आ गई, आप कहोगे सर अब क्या होगा, मान लो ऐसे आ जाती है, तो भाई यहाँ से नाप लेंगे, क्या प्रॉब्लम क्या है, 90 तो ये हो गया, बिना नापे ही पता चल रहा है हमको 90 हो गया, ठीक है ना। और ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ कितना है, थीटा है, निकाल लेंगे हम, हमारा स्लोप हो जाएगा 10, हमेशा 10 ही लेना है, m इक्वल टू 10 90 प्लस थीटा। अब थीटा की वैल्यू सपोज 45 है मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 90 प्लस 45। अब आपको पता है कि 10 का एक तो ये 90 वाला एंगल आ गया, तो 10 का तो कॉट बदलेगा ही, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और इसके अलावा हमको इसकी साइन भी चेक करनी पड़ेगी, 90 प्लस 45 का मतलब हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा। तो और एंगल यहाँ पे कॉट 45 आ जाएगा, तो कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, आंसर हो गया हमारा -1। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो कितना हो जाएगा, -1। दिस लाइन कैन बी इन एनी क्वाड्रेंट, रिमेंबर किसी भी क्वाड्रेंट में जा सकती है। तो स्लोप क्लियर हो गया, इफ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप इज क्लियर देन टाइप सी, ठीक एवरीबॉडी, टाइप सी, वेरी गुड, वेरी नाइस। जिसको क्लियर नहीं हुआ है वो एंड भी टाइप कर सकता है, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि नहीं हुआ है, ताकि आप समझ गए होंगे। अब पहली कंडीशन में अगर हमको सीधे सीधे एंगल पता है तो हम भाई स्लोप निकाल देंगे, हमको ये थीटा पता है तो हमको इसका स्लोप पता चल गया m इक्वल टू tan थीटा। लेकिन परिस्थितियां कभी एक से नहीं रहती हैं, चेंज भी हो जाते हैं, ध्यान रखना। अब हमको उसने एंगल नहीं बताया, एक नया काम कर दिया, एंगल तो बताया नहीं लेकिन दो पॉइंट बता दिए उसने हमको। मान लो ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, और जो P के कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 और Q के जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2, ये पॉइंट दे दिया लेकिन स्लोप नहीं बताया है। तो कोई बात नहीं, अभी भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी भी आप निकाल सकते हो। जो इसका जो स्लोप होगा
तो वो क्या हो जाएगा, देखो स्लोप जो आएगा वो हमारा वो आएगा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। अच्छा, किसी को ऐसा लगता है कि ये सब कैसे निकाल रहे हैं आप, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ से फॉर्मूला बन गया ये। अगर आपकी इच्छा है कि मैं फॉर्मूला में एक्सप्लेन करूँ कैसे बन गया, तो टाइप कर दीजिए यस, तो मैं फॉर्मूला ही बताता हूँ आपको कैसे बना। और नहीं जानने की इच्छा है, नहीं हमारा तो इतना काम चल जाएगा, तो कोई बात नहीं। अच्छा, बच्चों की इच्छा है भाई फॉर्मूला कैसे बना ये भी बता देते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। चलो देखो, इससे पहले वाले केस में आते हैं। हमने आपको बताया था ये मान लो m है, ये थीटा है ना, तो थीटा हम क्या ले रहे थे यहाँ पे, टेन थीटा, स्लोप ले रहे थे टेन थीटा। मान लो ये कोई पॉइंट है इसके ऊपर कि इसके कोऑर्डिनेट है x और y, तो टेन थीटा यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू होगी ये तो होगी x और ये वाली वैल्यू हो जाएगी y। तो टेन थीटा का मतलब मैंने क्या निकाला यहाँ पर y अपॉन x, यानी कि इस वाली लेंथ का y एक्सिस अपॉन x एक्सिस वाली लेंथ का मैंने रेशियो निकाल लिया है एक पर्टिकुलर पॉइंट का, यही तो किया मैंने। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर टेन थीटा स्लोप बोल दिया। अब मान लो कंडीशन एक जैसी नहीं रही, दूसरी कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन क्या आ गई, अब मुझे स्लोप नहीं दे रखा लेकिन दो पॉइंट दे रखे हैं। मान लो ये पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है q x2 y2। देखो यहाँ पर जरा यहाँ ज्वाइन कर लो इसको, इधर इधर यहाँ ज्वाइन कर लो। तो ये आपका x2 का मतलब क्या हो जाएगा, ये यहाँ से डिस्टेंस ये है, ये तो डिस्टेंस होगी x1 और ये यहाँ से लेके यहाँ तक होगी x2। ऐसे ही जो y वाला ये तो है y1 और ये हो जाएगा y2, ठीक है ना। तो अगर इसका एंगल देखें तो ऐसे बनेगा, तो ये एंगल अगर मैं निकालूं इफेक्टिव जो इसकी लेंथ आएगी, देखो ये आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा स्लोप। ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल होगा थीटा, तो मैं बस इसको निकाल लूंगा। तो अगर मैं इसकी हाइट निकालूं तो ये यहाँ से यहाँ तक y1 है, ये भी y1, वही पूरा y2 है, तो ये y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा y2 माइनस y1। ऐसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक x2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक x1 है। ये वाली यानी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी जहाँ मैं प्लान कर रहा हूँ, x2 माइनस x1। बस आपका ये थीटा निकालना है, तो ये चीज यहाँ पर आ गई थी, ये निकल गया आपका। अच्छा, मैं अब क्वेश्चन पूछूंगा भाई, दिमाग खोल के रखना अपना। मान लो ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। अच्छा, ये एक्स एक्सिस भी तो एक लाइन है, बताओ हाँ या नहीं। इस एक्स एक्सिस अ लाइन, इफ एक्स एक्सिस इज a line then what is the slope of this line? स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस अगर ये लाइन है तो कौन बता सकता है? सर y इज इक्वल टू 0। मैंने स्लोप पूछा है बेटा, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। अभी मैंने स्लोप की क्या डेफिनेशन बताई? सर 0। सर 0। कैसे बताओ? 0 तो तुमने कहीं से देख लिया, लेकिन कैसे? क्योंकि सर ओरिएंटेशन एक्स एक्सिस के साथ 0 है। tan 0 डिग्री 0।
तो tan 0 कैसे हो गया? सर एक्स एक्सिस के साथ उसकी ओरिएंटेशन 0 है, स्ट्रेट लाइन इसलिए 0। यस, वेरी गुड। उसकी एक्स एक्सिस के साथ ओरिएंटेशन 0। देखो इसको ऐसे मान लो ये लाइन है मेरी। अब ये लाइन के एंगल एक थीटा बन रहा था। अब मैं इस लाइन को नीचे गिराना शुरू करता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ। तो अभी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब मैं इस लाइन को नीचे की तरफ लाऊंगा, एक्स एक्सिस के ऊपर रख दूंगा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 होगी कि नहीं? तो स्लोप क्या हो जाएगा? tan 0 0 हो गया। इसलिए एक्स एक्सिस का स्लोप 0 हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? लॉजिकली समझ में आया सबको? यस सर। अच्छा, अब स्लोप ऑफ वाई एक्सिस बोलो जरा। हाँ, सर 1090। 1090 फिर कितना हो जाएगा? सर ठीक है, 1090 आंसर ठीक है, क्योंकि 1090 इंफिनिटी होता है इसलिए इनफिनिट कह सकते हैं हम। ओके। अच्छा, एक बात चीज और बताओ, इतना समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप लोग, गुड। ये बताओ, अभी आपने बोला एक्स एक्सिस का जो है स्लोप वो 0 होगा, ये पक्का है। ये भी एक्स, ये एक्स जैसे, ये और ये एक्स एक्सिस होगा। अगर मैं कोई लाइन लूं वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो उसका स्लोप भी 0 हुआ क्या? सोच के बताओ जल्दी। यस सर। हाँ, कैसे यस बताओ? सर। कैसे हो जाएगा 0 इसका? सर अगर उस लाइन को हम एक्स एक्सिस के ऊपर रख देंगे तो सर सेम ही रहेगा सर, tan तो 0 ही आएगा, तो सर उसका स्लोप 0 ही है। अगर हम म्यूचुअली शिफ्ट कर दे उस लाइन को तो। नहीं, अरे तुमने करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ा है कि नहीं? भाई दो पैरेलल लाइन है, मान लो ये इतना एंगल होगा उतना ये होगा, होगा कि नहीं? अब ये जो लाइन है हमारी, ये एक्चुअल में ये ऐसे मूव करके इसी पर आ रही है एक्स एक्सिस पर, तो 0 हो गया, तो ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनके स्लोप 0 होंगे। यानी मान लो इसका स्लोप है m1 और इसका स्लोप है m2, तो ये दोनों के स्लोप इक्वल होंगे। ये कंडीशन निकाल सकते हैं हम। निकल गई कि नहीं? यानी कि दो लाइंस जो पैरेलल हैं उनके स्लोप इक्वल रहेंगे, उनके स्लोप इक्वल होंगे। अगर 0 है तो 0 है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर मैंने ले लिया 0 पर तो 0 है तो यहाँ से 0 आ जाएगा, नो डाउट। लेकिन इन जनरलाइज वी कैन से, मान लो ये लाइन ऐसे है, इसका स्लोप है मान लो m1, एक लाइन वो जिसके पैरेलल है, इसका भी स्लोप फिर m1 ही होना चाहिए। यस, इसका स्लोप भी m1 होगा। ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इनका स्लोप इक्वल होगा। ये एक कंडीशन हमने पता कर ली, बहुत अच्छी। समझ में आ गई सबको? अच्छे से समझ में आ गई? यस सर। यस सर। तो यस आपकी सर। पहली एक्सरसाइज है ना, उसमें 4-5 क्वेश्चन ट्राई करके देखना, आपसे बन जाएंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन है वो, बहुत छोटे छोटे, अभी ज़्यादा मैंने बताया नहीं आपको, बहुत बेसिक पॉइंट्स बताए हैं, तो वो आप जरूर करें, आपको आइडिया लग जाएगा शुरुआत में। अदरवाइज हम तो यहाँ कराएंगे ही। ठीक है, तो नाउ वी वाइंड अप द क्लास। तो सी, वी वाइंड अप द क्लास। All of you join your hands and close your eyes and start chanting Shanti Path. Shanti, Shanti, Shanti. सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।